ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से रवि सिंह हमारे साथ हैं, पटना से चंद्रमोहन है। सबसे पहले पटना से चंद्रमोहन का रुख कर लेंगे। चंद्रमोहन, यहाँ पशुपति पारस को दरकिनार किए जाने के पीछे क्या नजर आता है? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है बीजेपी की? लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि वो 5 सांसद जो जीत कर आए हैं उनकी सीटों पर भी वो दावेदारी कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए, जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था उसके बाद से ही पार्टी और परिवार दोनों में परेशानियां चल रही थी और अभी 3 साल से दोनों चाचा और भतीजा के बीच लगातार लड़ाई चल रही थी। पशुपति पारस चाहते थे कि पार्टी को वो चलाएं, जबकि चिराग पासवान अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते थे और यही वजह है कि पार्टी में टूट हुई। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने और अब उनको सीट नहीं मिली है, जिसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई है और हो सकता है कि उनका रुख महागठबंधन की ओर हो। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। तिवारी जी, क्या आपके साथ आने के लिए बातचीत चल रहा है? पशुपति पारस आप लोगों के साथ आएंगे? देखिए, ये सब कोई बात अभी नहीं है। अभी हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन बिहार में है उसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो गया है। 1-2 सीटों पर बातें चल रही है, 1-2 दिनों में घोषणा कर दी जाएगी। अब आदरणीय पशुपति पारस जी को तो कल ही बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया एनडीए से। पहले चिराग पासवान जी के पार्टी को तोड़ा था, अब चिराग जी को अंदर लाया, चाचा जी को बाहर कर दिया, पारस जी को। तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये बीजेपी का चरित्र रहा है। और कई सहयोगी दल अभी भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी की नाराजगी की खबरें आ रही है। 1-1 सीट देकर सल्टा दिया गया है। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है। एनडीए के अंदर तो सिर्फ फुटअव्वल शुरू है। नहीं तो क्या जिनकी नाराजगी सामने आई है उनको आप लोग अपनाने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ तो जनता है, हम बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि चौंकाने वाले परिणाम होंगे। बीजेपी को 1-1 सीट के लिए लाले पड़ेंगे। अभी आगे आगे देखिए। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि पिछले बार 39 था, इस बार 40 हो जाएगा। ये पता नहीं है कि सचिन तेंदुलकर अगर किसी दिन 0 पर आउट होता है तो दूसरे ही दिन दोहरा शतक भी बनाता है। अरे ये राजनीति में 19 की बात 24 में नहीं होगी। 19 की कहानी के भरोसे अगर बीजेपी दीवा स्वप्न देख रही है तो मुगालते में है। बीजेपी तो ये कह रही है कि अब की बार 400 पार। अरे देश की जनता कर रही है पुकार, अब की बार बीजेपी 100 के भी नहीं होगी पार। ये आप कैसे कह रहे हैं? बीजेपी के लोग तो लगातार दावा कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है। हमने तो ये नहीं कहा कि आरजेडी कर रही है, हमने कहा देश की जनता कर रही है पुकार। जनता से पूछिए वो क्या कह रहा है। नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें, वो सबके साथ धोखा हुआ है और सहयोगी दलों के साथ भी धोखा हुआ है। तो ये बीजेपी किसी की नहीं है, जनता के साथ पहले जुमलेबाजी किया। आप अपनाएंगे क्या जो लोग नाराज चल रहे हैं उनको? ये बताइए, जनता जरूर ये जानना चाहेगी। देखिए, अगला कदम पारस जी का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या होगा, उनके यहाँ जो सहयोगी दल में नाराजगी है, पहले उनके अगले कदम का इंतजार कीजिए। कल क्या होगा ये अभी कैसे जवाब दे सकते हैं? तो अगले कदम का इंतजार हो रहा है। आपने साफ तौर पर सुना, मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं और लगभग चीजें इनको पता रहती है। शायद पता नहीं खोलना चाह रहे होंगे, लेकिन इतना तो तय है कि ये पशुपति पारस को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। रवि सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये तो तय है ना कि अगर पशुपति पारस पहले से इस बात के संकेत दे रहे थे कि अगर नहीं सीट मिलती है जो मांगी गई है तो फिर वो पाला बदल सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी सियासी नफा नुकसान देखकर उनको नहीं दिया गया जो वो मांग रहे थे, तो फिर डैमेज कंट्रोल यहां पर कैसे किया जाएगा? या इसे डैमेज के तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ले ही ना रहा हो? देखिए, बीजेपी या फिर यूं कहे कि एनडीए की तरफ से पहले से ये संकेत दे दिए गए थे और उनके पास में एक ऑप्शन था कि चाचा और भतीजा में से एक को चुनाव करना है, एक को चुनना है। तो चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस, क्योंकि एक ही धड़े के 2 अलग अलग यहाँ पर गुट बने हुए थे। एक ही पार्टी थी, टूटकर 2 पार्टियों में तब्दील हुई थी। तो अब क्योंकि पशुपति पारस खुद कैबिनेट मंत्री थे और उसके बावजूद कल जैसे ही एनडीए की सीटों का बंटवारा हुआ, उसका ऐलान हुआ, उसकी
घोषणा हुई और 40 की 40 सीटों पर जब जैसी घोषणा हुई तो पशुपति पारस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर में एनडीए का क्या रुख होता है, क्या उनको कोई भी सीट मिलती है या नहीं मिलती है, कोई टिकट मिलता है उनकी पार्टी को नहीं मिलता है। तो उसी बात का इंतजार कर रहे थे। नाराजगी तो काफी पहले से ही चल रही थी, लेकिन जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ, उसका अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद ही तुरंत ही उन्होंने मोदी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। आज जब मीडिया के सामने आए तो इस्तीफे की घोषणा करने के लिए आए थे। सिर्फ 2 लाइन में उन्होंने बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि काफी उन्होंने मेहनत और लगन के साथ में सेवा की है, काफी अच्छा काम किया है और मोदी सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं। लेकिन उनकी और उनकी पार्टी और उनके व्यक्तिगत उनके साथ में जो नाइंसाफी हुई है उसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। कैबिनेट से इस्तीफा उन्होंने दिया है। अब उनके पास में ऑप्शन बचता है गठबंधन के पास में, जो महागठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उसके पास जाने का या फिर अकेले ही चुनाव लड़ने का। ये इसके संकेत ज्यादा होते हैं कि महागठबंधन के पास जा सकते हैं, क्योंकि पहले से ही एनडीए की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया था कि चाचा को ना चुनकर भतीजा को चुना गया और भतीजा को 5 सीटों पर चुनाव लड़वाने की घोषणा की गई है। तो ये अब इसमें जो इनके भतीजे की बात करें चिराग पासवान की, तो 5 सीटें दी गई हैं, लेकिन इनको एक भी इनके खाते में नहीं आई। तो अब इनके पास में ऑप्शन यही बचता है और आने वाले दिनों में जल्दी इसकी वापस पहुंचेंगे कुछ जानकारी के लिए। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पशुपति पारस लगातार आरजेडी के संपर्क में है। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी मिल रही है कि आरजेडी का भी पशुपति पारस को लेकर सकारात्मक रुख देखा जा रहा है। एनडीए में अपने साथ हुए अन्याय को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है पशुपति पारस, की बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ खबर ये भी कि आज एक बार फिर से हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे पशुपति पारस, और ये सबसे बड़ी खबर मिल रही है। पशुपति पारस आज शाम 4 बजे के करीब दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। मोदी मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार बने, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, लगातार यही जानकारी मिल रही है कि आरजेडी के संपर्क में है, बातचीत हो रही है पशुपति पारस की, वहां से कितनी संभावना नजर आती है, क्योंकि किसी भी पार्टी का दरवाजा कभी भी किसी नेता के लिए बंद नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनकी बात कल शाम से ही आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से शुरू हो चुकी है। लेकिन आरजेडी में ही एक और धड़ा है जो ये नहीं चाहता कि पशुपति पारस और उनके साथ जो अन्य विधायक हैं प्रिंस पासवान और सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह, वो उनके साथ आए, क्योंकि पहले से समीकरण बना हुआ है और अगर इन लोगों की एंट्री होती है तो फिर उस समीकरण को बदलना पड़ेगा। ऐसे में आरजेडी का एक ऐसा धड़ा है जो नहीं चाहता है कि ये तीनों जो सांसद हैं वो इनके साथ आए। लेकिन आगे क्या होता है ये रुख आरजेडी को तय करना है, लालू यादव को तय करना है। और कल शाम से ही बातचीत शुरू हो गई, जैसे ही एनडीए में टिकट के बंटवारे का ऐलान हुआ, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को दिया गया है। तो उसके बाद से ही लगातार बातचीत तो जरूर चल रही है, लेकिन यह कितना सार्थक हो पाएगा यह कहना अभी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि आरजेडी का ही एक ऐसा धड़ा है जो पशुपति पारस को आने से रोकने की तैयारी में है। चंद्रमोहन, अब पशुपति पारस की नाराजगी किस तरफ उन्हें लेकर जाती है ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने